हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है आपके लिए सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। एंड उसके बाद आपको फोर्स और मोशन के बारे में बताएंगे। और मोशन के अंतर्गत न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के जो गति के तीनों नियम हैं उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं। ये टॉपिक रहेगा आज का। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बताएंगे। 9th के सिलेबस में जितना है वह आपके लिए हम लेकर आए हैं। ये चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। फर्स्ट है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसा कि नाम है, गति कौन सी है? वृत्तीय गति। और एक समान क्या रहेगा इसमें? चाल। तो कोई वृत्ताकार पथ पर जब कोई वस्तु गति करती है एक समान चाल से, तो उसकी जो गति है वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो इसमें हम चाल और वेग से संबंधित थोड़ा सा समझेंगे और उसके बाद ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके बारे में बताएंगे। स्टूडेंट, जब चाल के बारे में बात करते हैं तो चाल एक अदिश राशि है और इसे व्यक्त करने के लिए केवल इसके मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, अर्थात परिमाण की आवश्यकता होती है। ये जो पहले वीडियो में आपको बताया जा चुका है। वेलोसिटी अर्थात वेग सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। यदि किसी भी राशि के वेग को परिवर्तित करना हो, वेग वेलोसिटी चेंजेस के लिए आप किसी भी वस्तु के वेग को 3 तरह से बदल सकते हो। नंबर 1, मैग्नीट्यूड में चेंजेस करके, परिमाण में परिवर्तन करके। नंबर 2, उसकी दिशा में परिवर्तन करके, एंड नंबर 3, परिमाण व दिशा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इन दोनों में परिवर्तन करके, चेंजेस करके किसी भी वस्तु की वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है। परिमाण व दिशा दोनों में परिवर्तन करके। क्योंकि चाल में केवल परिमाण होता है, तो वेग के यदि हम परिमाण में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसका मतलब चाल में भी परिवर्तन हो रहा है। परिमाण में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या है? चाल में भी परिवर्तन होगा। या ये कह सकते हैं कि वेग चलिए, परिमाण में परिवर्तन हो रहा है तो चाल में भी परिवर्तन होगा। दिशा में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसमें चाल में तो दिशा है ही नहीं, केवल मैग्नीट्यूड है, तो चाल में परिवर्तन नहीं होगा। चाल में परिवर्तन नहीं होगा। और यहां परिमाण और दिशा दोनों में ही परिवर्तन कर रहे हैं, तो परिमाण में परिवर्तन हो रहा है, चाल में परिवर्तन होगा। चाल में परिवर्तन होगा। तो एक ऐसी स्थिति इन तीनों में निकल कर आ रही है कि वेग में तो परिवर्तन, चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन दिशा में परिवर्तन होने से वेग में परिवर्तन हो रहा है। चाल और वेलोसिटी के बारे में जो हमने बताया था, वेलोसिटी को बताया था स्पीड इन अ सर्टेन डायरेक्शन। एक निश्चित दिशा में जो चाल होती है वो वेग कहलाता है। तो यदि दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो वेग में परिवर्तन होगा, लेकिन चाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो यह कौन सी स्थिति हो सकती है? ये सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाली स्थिति हो सकती है। इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, पहले मान लीजिए ये कोई पथ है, रेक्टेंगुलर पाथ है, ये ABCD, और इसमें कोई वृत्तीय गति हो रही है। वृत्तीय गति नहीं है, ये रेक्टेंगुलर पाथ पर ये मोशन कर रहा है। कोई भी वस्तु है, कोई भी पिंड है, A से B, B से C, C से D और D से A से B तक इसका जो है चाल है, यानी गति का जो मैग्नीट्यूड है, चाल, वह इसमें कांस्टेंट रखी है। A से B तक जाने में इसकी डायरेक्शन A से B की ओर है, B से C तक जाने में इसकी डायरेक्शन 90 डिग्री घूम रही है, C से D तक जाने में इसकी जो डायरेक्शन है AB के जस्ट अपोजिट है, और D से A तक जाने में इसकी डायरेक्शन B से C तक की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट है।
तो इस तरह की गति में हम देख रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि चाल में परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक झटके से इसकी जो दिशा परिवर्तित हो रही है इसलिए। तो यहाँ पर जो दिशा है 1 2 3 4 4 बार परिवर्तित हो रही है। यदि इसी तरह से कोई आकृति ले ली जाए, हेक्सागोन ले लिया जाए, समषट्भुज ले लिया जाए, ABCDEF, ये भुजाएं ले ली जाएं, तो इसमें गति की जो दिशा है 6 बार परिवर्तित हो रही है। लेकिन इसमें अनगिनत भुजाएं हम लें तो एक भुजा एक पॉइंट के बराबर आएगी, तो वो लगभग एक जो है क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा। और इस पर जब कोई पिंड गति करेगा एक समान चाल से, यहाँ भी समान चाल, यहाँ भी समान चाल, चाल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इस पर जो गति करेगा कोई भी पिंड या कोई वस्तु या कोई पार्टिकल, तो एक समान चाल से, तो वह गति कहलाएगी एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उस स्थिति में उस चाल की जो डायरेक्शन है, उसकी जो गति की जो डायरेक्शन है, चाल की नहीं, जो होगी वृत्त की स्पर्श रेखा के अनुदिश होगी। जैसे मान लीजिए पॉइंट यहाँ पर है ए पर, और इस तरह से गति हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी वेग की, ये डायरेक्शन होगी। यहाँ पर डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरह से डायरेक्शन होगी, यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन, यहाँ पर इस तरह से डायरेक्शन, विभिन्न पॉइंट पर डायरेक्शन विभिन्न होगी। यानी प्रत्येक क्षण इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये कह सकते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में वेग तो परिवर्तित होता है, क्योंकि चाल में परिवर्तन होने से, दिशा में परिवर्तन होने से वेग में तो परिवर्तन होता है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जो है कांस्टेंट है गति का, तो चाल में परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल वृत्तीय गति में ही पॉसिबल है कि कण की या किसी ऑब्जेक्ट की चाल अपरिवर्तित रहे और वेग जो है दिशा परिवर्तित होने के कारण वेग जो है प्रत्येक क्षण उसका बदलता रहता है। जब वेग बदलता रहता है और चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, त्वरण होता है, तो इसका मतलब है चाल परिवर्तित नहीं हो रही है, बावजूद उसके एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है। एक समान वृत्तीय गति में यदि आपको उस वृत्त की रेडियस आपको पता है और एक चक्कर, या मान लीजिए बी पॉइंट है, एक चक्कर पूरा करने में, वृत्त का एक चक्कर पूरा करने में उस कण के द्वारा लिया जा रहा समय टी आपको पता है, तो आप चाल ज्ञात कर सकते हैं। चाल बराबर होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय, चाल v। एक चक्कर पूरा करने में वृत्त का कोई वस्तु कितना चलेगी, उसकी परिधि के बराबर। परिधि कितनी होगी, 2πr अपॉन लिया गया समय क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय कितना दे रखा है, t, 2πr अपॉन t मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम वृत्तीय गति में चाल को ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, फोर्स एंड मोशन। इतना ही दे रखा है आपके सिलेबस में 9th में वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति के बारे में, तो आगे नहीं पढ़ाएंगे, बाकी तो एक पूरा चैप्टर बन जाता है एक समान वृत्तीय गति के लिए जब 11th में आप पढ़ेंगे। तो 9th में थोड़ा सा इसका बेस दे रखा है, वो हमने आपको बता दिया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फोर्स एंड मोशन। फोर्स एंड मोशन में स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फोर्स। फोर्स यानी बल क्या होता है। मान लीजिए एक ट्रेन है और उसका इंजन उसके लगी हुई पीछे लगी हुई बोगीज को गतिमान करना चाहता है, तो वह उन पर एक क्या करेगा, इंजन उनको खींचेगा, जिसके कारण इंजन के साथ वो बोगीज जितनी भी हैं गतिमान हो जाएंगी। मान लीजिए एक साइकिल है, उसको आप चलाते हैं तो क्या करेंगे, जो पेडल हैं उसके पैर से उनको धकेलेंगे, जिसके कारण जो साइकिल है गतिमान हो जाएगी। तो यहाँ दो चीजों का जिक्र किया हमने, एक तो खिंचाव का, इंजन क्या करेगा, बोगीज को खींचेगा, और साइकिल को चलाने के लिए आप क्या करोगे, पेडल को धकेलोगे, एक धक्का। तो ये जो खिंचाव होता है और धक्का होता है, यही बल कहलाता है। खिंचाव जो होता है इसको जो है आकर्षण बोला जाता है, आकर्षण बल, और जो धक्का होता है इसको बोलते हैं प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल। तो इस दीवार पर जब हम ये धक्का लगा रहे हैं, इस दीवार पर जब हम धक्का लगा रहे हैं, तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए ये एक छोटी सी
कोई वस्तु है, हमने हथेली पर रख रखी है, इसमें हम जैसे ही धक्का लगा रहे हैं तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। और धक्का क्या है? बल है। कौन सा बल है? प्रतिकर्षण बल है। तो जो बल लगाया तो इसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ, लेकिन हमने दीवार पर बल अप्लाई किया तो इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसकी स्थिति में परिवर्तन करने का हमने प्रयास किया। तो बल क्या है? धक्का या खिंचाव है, या ये कहें कि आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन कर देता है। परिवर्तन करने का क्या मतलब है? कोई वस्तु मान लीजिए स्थिर है और उस पर हमने बल लगाया, वो गतिशील हो गई, तो उसकी स्थिर अवस्था से उसको गतिशील अवस्था में ले आए। या कोई वस्तु हमारी तरफ गति करती हुई आ रही है, उसको हमने आगे से क्या किया? बल लगा दिया उसके विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में, तो उसको हमने रोक दिया। गतिशील अवस्था को किस में ले आए? हम स्थिर स्थिति में लेकर आ गए। तो स्थिर है तो उसे गतिशील कर देता है, और गतिशील है तो उसको स्थिर कर देता है। तो बल क्या है? जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है, या परिवर्तन करने का। अब मान लीजिए दीवार को हमने बल तो अप्लाई किया, बल तो अपना प्रयास कर रहा था, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था। तो जब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, बल क्या है? बल वह है, धक्का या खिंचाव यानी आकर्षण या प्रतिकर्षण का हो सकता है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। प्रयास करता है। अब बल के प्रभाव क्या होते हैं, इनको पढ़ लेते हैं। बल के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ बल, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या है? नंबर 1, कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु है और उस पर बल लगाया जाता है, तो मान लीजिए u वेग से गतिशील हो जाती है, तो क्या कर देता है? स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है। स्थिर वस्तु को गतिशील कर देता है बल। अब ये कोई वस्तु, नंबर 2, ये कोई वस्तु क्या है? u वेग से गतिशील है और इसकी गति की दिशा के विपरीत इसमें बल लगाया जाता है, F बल लगाया जाता है। तो क्या करेगा? पहले तो इसकी जो गति है उसको धीमी करेगा, यानी जो चाल है उसको कम करेगा, और यह फोर्स कंटिन्यू अप्लाई रहे एक सफिशिएंट टाइम तक, तो इसको क्या कर देगा? स्थिर कर देगा। तो गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है, गतिशील वस्तु को स्थिर कर देता है बल। नंबर 3, ये कोई गतिशील वस्तु है, u वेग से जा रही है और उसी दिशा में इस पर बल लगा दिया जाता है, यानी गति की दिशा में ही इस पर बल लगाया जाता है, तो उसकी गति क्या कर देता है? चाल को बढ़ा देता है। चाल को बढ़ा देता है। और यहां क्या कर रहा था? चाल को घटा देता है, स्थिर भी कर देता है। चाल को घटा देता है। नंबर 4, अब मान लीजिए ये कोई वस्तु गतिशील है, ये गति की दिशा है और इसके परपेंडिकुलर फोर्स इस पर अप्लाई किया जाता है, तो इसकी गति की जो दिशा है वो बदल जाएगी। लेकिन जब फोर्स जो है परपेंडिकुलर अप्लाई होगा गति की दिशा के, तो उसका परिमाण नहीं बदलता है। दिशा बदल जाती है, लेकिन परिमाण नहीं। परिमाण नहीं। नंबर 5, 5th नंबर है, मान लीजिए u वेग से यह वस्तु इस दिशा में गतिशील है। अब ये बल परपेंडिकुलर न लगाकर एक थीटा एंगल पर, गति की दिशा से थीटा एंगल पर अप्लाई किया जाता है। दिखाई दे रहा? चलिए, थीटा एंगल पर जब ये अप्लाई किया जाता है तो गति की दिशा को तो परिवर्तित करेगा ही करेगा, लेकिन इसके परिमाण को भी बदल देता है। थीटा कोण पर दिशा व परिमाण दोनों को बदल देता है। थीटा कोण पर इधर से जब लग रहा है तो क्या करेगा? इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, लेकिन जैसे ही इस बल को हम यहां से इसकी गति की दिशा से इधर से थीटा कोण पर लगाएंगे तो दिशा को भी बदल देगा, लेकिन इस समय परिमाण को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इधर से बल अप्लाई करेंगे तो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये बल के प्रभाव होते हैं। इससे आगे संतुलित और असंतुलित बल।
संतुलित और असंतुलित बल के अंतर्गत सबसे पहले जो बैलेंस्ड फोर्सेज होती हैं उनके बारे में बता रहे हैं आपको। संतुलित बल, संतुलित बल किसी वस्तु पर लगे विभिन्न बलों का जब परिणामी बल शून्य होता है तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, स्थिर वस्तु है, इस पर हमने 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया, तो ये दोनों बल बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे जिससे कि ये वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही बनी रहेगी। यानी संतुलित जो बल हैं वो कोई उसकी अवस्था स्थिति में, स्थिर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए ये वस्तु u वेग से गतिशील है और इस पर हमने 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया और 5 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया, तो 5 न्यूटन का बल 5 न्यूटन के बल को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा, इसके वेग पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यदि वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही बनी रहेगी, यानी जो संतुलित बल है वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कोई भी नहीं कर सकते हैं। इन पर जो नेट फोर्स होता है संतुलित बल का परिणामी बल, नेट फोर्स क्या होता रहता है, 0 रहता है। तो F इजिकल टू एम ए से F क्या है 0, एम ए इजिकल टू 0। कोई भी जब गतिशील वस्तु हो उस पर नेट फोर्स 0 हो, यानी संतुलित बलों के अंतर्गत यदि वो गति कर रही है तो उसकी एक्सीलरेशन 0 रहता है। जब एक्सीलरेशन 0 होता है तो उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो एक स्थिर वेग से वह वस्तु गतिशील रहती है संतुलित बलों के अंतर्गत। लेकिन ऐसा नहीं है कि संतुलित बलों का हमारे डेली लाइफ में कोई उपयोग न हो। संतुलित बलों का क्या उपयोग हो सकता है, आप इस तरह से समझ सकते हो। ये बैलून है, इस पर इन दोनों हाथों से एक फोर्स, ये जो हाथ फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये जो हाथ इस पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दोनों बल विपरीत हैं और बराबर हैं। जब इस पर फोर्स लगाते हैं तो देखते हैं इसकी आकृति को परिवर्तित कर देते हैं, बैलून की आकृति को क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। अभी ये देखते हैं, ये इरेजर है, रबड़ है मिटाने की बच्चों की। इस पर जब हम संतुलित बल अप्लाई करेंगे एक उंगली और अंगूठे के द्वारा, तो देखिए इसकी आकृति को ये संतुलित बल क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर देते हैं। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर ये संतुलित बल, ये बल इधर खींच रहा है और ये बल इधर खींचेगा इसको। तो यदि स्प्रिंग आपको दिख रही है तो देखेंगे स्प्रिंग की क्या करता है, लंबाई में परिवर्तन कर देता है। तो जो संतुलित बल हैं इन्हीं के अंतर्गत जब एक रोलर होता है उसे सड़क पर चलाया जाता है तो अपने भार के कारण mg भार नीचे की ओर लगाता है और उस भार का एक प्रतिक्रिया बल पृथ्वी उसे बैलेंस करने के लिए ऊपर की ओर लगाती है। अब दोनों बलों के बीच में जो भी कंकड़ होते हैं या जमीन जो समतल नहीं होती है वह समतल हो जाती है। तो इस तरह से समतल जो बैलेंस जो फोर्सेस हैं, संतुलित जो बल हैं, उनका डेली लाइफ में भी यूज है। अब बात करते हैं असंतुलित बलों की। असंतुलित बलों के अंतर्गत अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल, एक वस्तु पर आरोपित किए गए ऐसे बहुत सारे बल जिनका जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं होता है, जिनका परिणामी बल 0 नहीं होता है, या फिर ये कहा जाए एक नेट फोर्स अप्लाई होता है, तो इस तरह के जो बल हैं वो असंतुलित बल कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है, इस पर हमने 10 न्यूटन का बल इधर से लगा दिया और 5 न्यूटन का बल इसके विपरीत दिशा में, 2 बल इस पर लग रहे हैं। क्योंकि दोनों बल विपरीत हैं लेकिन परिमाण में ये बड़ा है तो इस पर नेट फोर्स इस डायरेक्शन में 10 में से 5 के तो 5 न्यूटन का नेट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। यह जब वस्तु है असंतुलित बलों की स्थिति में है, 5 न्यूटन के बल के कारण यह वस्तु जो है इधर u वेग से बड़े बल की दिशा में गति करने लग जाएगी। यह असंतुलित बलों का उदाहरण है। कोई भी वस्तु जब स्थिर है तो यह वस्तु और यह जिस सतह पर भी रखी है इनकी संपर्क सतह के बीच में एक घर्षण बल कार्य करता है। जैसे ही हम इसको
F फोर्स आगे की इस डायरेक्शन में लगाएंगे तो घर्षण बल इसके विपरीत डायरेक्शन में इसको रोकने का प्रयास करता है। यह वस्तु तब तक संतुलन की अवस्था में रहेगी जब तक आरोपित बल और ये घर्षण बल बराबर होंगे। जैसे ही हम इस बल को बढ़ाते जाएंगे घर्षण बल भी बढ़ता जाएगा, लेकिन घर्षण बल की एक अधिकतम सीमा होगी बढ़ने की। वहां तक जैसे ही उस सीमा तक ये बल पहुंचेगा उस समय यह वस्तु गति करने की स्थिति में होगी। जैसे ही इस बल को थोड़ा सा और बढ़ा देंगे तो घर्षण बल और अधिक नहीं बढ़ सकता है, उस समय यह असंतुलित बलों की स्थिति में हो जाएगी और इस बल की दिशा में गतिशील हो जाएगी। अब स्टूडेंट, संतुलित बल, असंतुलित बल और बल क्या होता है ये आपको बता दिए और बल के प्रभाव भी आपको बता दिए हैं। अब आगे आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा गैलीलियो एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो नियम दिया था उसी नियम को न्यूटन ने थोड़ा सा डेवलप किया था और न्यूटन के गति के तीनों नियमों को हमारे समक्ष रखा था। तो गैलीलियो ने क्या कहा था उसको पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 2 इंक्लाइंड प्लेन हैं ए बी एंड सी डी। यहाँ कोई बॉल रखी हुई है और बॉल को यहाँ से छोड़ दिया जाता है, कोई वेग नहीं दिया जाता है। फ्री फॉलिंग कंडीशन तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, वो स्थिति फ्री फॉलिंग कंडीशन कहलाती है। तो इंक्लाइंड प्लेन पर यह वस्तु क्या करेगी, यू वेग से गतिशील हो जाएगी और यहाँ आकर इस तरह से मान लीजिए इस प्लेन को ऐसे, यहाँ आकर इस इंक्लाइंड प्लेन पर जिस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था, ऊंचाई ये नहीं है, ये वाली ऊंचाई है, ये तो दूरी हो जाएगी, जिस ऊंचाई से इसको छोड़ा गया था उसी ऊंचाई तक यह इसमें गति करेगी, ऊपर तक पहुंचेगी। यहाँ आकर इसका वेग शून्य हो जाएगा और फिर से इस तरह से इसकी मोशन जो है चलती रहेंगी यदि इस बॉल और इंक्लाइन प्लेन के बीच में जो घर्षण है वह शून्य है। तो इसी नियम को थोड़ा सा डेवलप करके न्यूटन ने गति के 3 नियम हमको दिए थे। न्यूटन का गति का प्रथम जो नियम है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही बनी रहेगी और यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह अपनी स्थिर अवस्था में रहना चाहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही अवस्था में रहनी चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसे जड़त्व का भी नियम कहा जाता है, यही जड़त्व का नियम है। लेकिन अब थोड़ा सा बल के बारे में फिर से रिपीट करते हैं। बल क्या था? बल क्या था? स्थिति में परिवर्तन करता है। कोई स्थिर वस्तु है तो उसे गतिशील करता है और गतिशील वस्तु है तो उसको स्थिर करता है, स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। और मान लीजिए बल जो अप्लाई हो रहा है बहुत बड़ा है और जो वस्तु है काफी कम द्रव्यमान की है और वेलोसिटी कम है, तो इजीली वो जो बल है उसकी स्थिति में परिवर्तन कर देता है, ये मान के चलते हैं। तो बल क्या कर रहा है? स्थिति में परिवर्तन कर रहा है। और ये नियम क्या कह रहा है? स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है वस्तु, और यही जड़त्व का नियम है। जड़त्व क्या कह रहा है? स्थिति में परिवर्तन का विरोध। कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। तो बल और जड़त्व की जो अवधारणा है, बल क्या करता है? स्थिति में परिवर्तन, और जड़त्व क्या करता है? स्थिति में परिवर्तन का विरोध। जड़त्व जो है स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। ये फर्स्ट लॉ है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं इसको। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है जब तक कि कोई बाह्य बल उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर देता है। और जड़त्व क्या कहता है? जड़त्व भी यही कहता है। किसी वस्तु का जड़त्व क्या होता है? कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहना चाहती है, गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है, यानी अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। अपनी स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति का अभाव जिस वस्तु में होता है वो उसका जड़त्व कहलाता है। स्थिति में परिवर्तन करने की प्रवृत्ति का अभाव, जैसे उसे कहा जाता है आलस।
कोई व्यक्ति है जिसके अंदर अधिक आलस है, बैठा है बैठा रहना चाहेगा, चल रहा है तो हल्का हल्का चलता रहना चाहेगा, तो उससे एक तरह से माना जा सकता है कि जड़त्व उसमें काफी अधिक हो गया, यानी स्थिति में परिवर्तन का विरोध। और बल क्या करता है? स्थिति में परिवर्तन करता है। ये जो जड़त्व होता है, इनर्शिया, ये दो प्रकार का होता है, एक तो विराम का जड़त्व और एक होता है गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इसके एग्जाम्पल्स आप इस तरह से समझ सकते हो, जब आप किसी बस में बैठे होते हो, बस स्थिर है और अचानक से बस चलने लग जाती है, तो आप देखते हो कि उसमें बैठे हुए पैसेंजर्स जो हैं पीछे की ओर गिर जाते हैं। उसका कारण यही जड़त्व है। जब इस बस विराम की अवस्था में है, आपकी जो पैसेंजर्स हैं उनका पूरा शरीर, उनकी पूरी बॉडी विराम की अवस्था में है। जैसे ही झटके से बस चलती है तो बॉडी का जो हिस्सा बस के संपर्क में है वह गतिशील हो जाता है और बॉडी का ऊपर का हिस्सा स्थिर ही रहना चाहता है, तो बॉडी का ऊपर का हिस्सा वहीं रुक जाता है और जो संपर्क वाला हिस्सा है वह गति के साथ आगे निकल जाता है, जिससे व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाता है। बस चलती हुई बस में जब अचानक से ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो इंसान आगे की पैसेंजर्स जो है आगे की ओर गिर जाते हैं। इसका कारण यह है कि इंसान के शरीर का, यात्रियों के शरीर का जो बस के संपर्क वाला हिस्सा है वह बस के रुकने के साथ रुक जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गतिशील बने रहता है, जिसके कारण इंसान आगे की ओर गिर जाता है। एक जड़त्व इसमें आप दिशा का जड़त्व भी ले सकते हो, दिशा का जड़त्व है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। दिशा का जड़त्व, जब किसी तीव्र मोड़ पर बस को मोड़ा जाता है तो यात्री जो है मोड़ के बाहरी तरफ जो है गिर जाते हैं, या उस तरफ उनका झुकाव हो जाता है, या एक नेट फोर्स उन पर बाहर की ओर अप्लाई हो जाता है। उसका कारण है जब किसी मोड़ पर तीव्र मोड़ पर बस मुड़ती है, उसमें बैठे हुए यात्रियों के शरीर का वह हिस्सा जो बस के संपर्क में है वह तो इस दिशा में गति कर जाता है, जबकि ऊपर का जो शरीर है वह जिस दिशा में गति कर रहा था उसी दिशा में गति करने की इच्छा रखता है। तो जो संपर्क वाला जो हिस्सा था शरीर का वो इस तरह से मूव हो जाता है, जबकि बाहरी हिस्सा बाहर की ओर झुक जाता है या व्यक्ति बाहर की ओर गिर जाता है। यह इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशा का जड़त्व कहलाता है। जड़त्व और द्रव्यमान के बारे में समझते हैं। जड़त्व व द्रव्यमान, जड़त्व और द्रव्यमान। मान लीजिए कोई साइकिल है और वो स्थिर है, उसको हमें फोर्स अप्लाई करके गति की अवस्था में लाना है, तो निश्चित रूप से उसको हम फोर्स अप्लाई करेंगे और वह गति की अवस्था में आ जाएगी। हमारे सामने एक ट्रक खड़ा कर दिया जाए, उस पर हमें फोर्स लगाकर उसे गति की अवस्था में लाना है, तो जो फोर्स हमने साइकिल पर अप्लाई किया था उस फोर्स को यदि हम ट्रक पर अप्लाई करते हैं तो वह गति की अवस्था में नहीं आएगा। उसे गति की अवस्था में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। इसका मतलब उसका ट्रक का जो है द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व अधिक है, या सामने से गति करते हुए दो व्हीकल आ रहे हैं, एक का द्रव्यमान कम है एक का द्रव्यमान अधिक है, तो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु को स्थिर करने के लिए, उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए हमें अधिक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होता है। तो जड़त्व जो है किसी वस्तु का उसके द्रव्यमान की माप होती है, किसी वस्तु का जड़त्व जो है उसके द्रव्यमान की माप होती है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वह कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद आते हैं न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझने से पहले चलिए जड़त्व का एक एग्जाम्पल और आपके सामने हम दे देते हैं। देखिए ये रख के लाए थे आपके लिए समझाने के लिए। ये इस तरह से, ये कांच का ग्लास है, इसके ऊपर हमने एक कार्ड रख दिया, उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का है। यदि मैं इसको धीरे धीरे से हिलाता हूं तो ये सिक्का इसकी गति के साथ गतिशील हो जाता है, कार्ड की गति के साथ। लेकिन मैं इसे झटके से यदि यहां से निकालता हूं तो यह सिक्का इस ग्लास के अंदर गिर जाता है। उसका कारण यह है कि जब झटके से यह कार्ड गतिशील होता है, इस 1 रुपए का सिक्के का जो द्रव्यमान है उसके कारण इसमें एक जड़त्व है। यह जिस स्थिति में स्थिर अवस्था में स्थिर ही रहना चाहेगा,
तो ये कार्ड तो गतिशील होकर निकल जाता है जबकि सिक्का ग्लास के अंदर गिर जाता है। इसके बाद गति का द्वितीय नियम है। गति का द्वितीय नियम समझने से पहले, कहाँ गया मार्कर, गति का रेड ले लें, ब्लू वाला कहाँ गया भाई। चलिए, गति का द्वितीय नियम समझने से पहले थोड़ा सा हम संवेग के बारे में समझेंगे, क्योंकि गति का द्वितीय जो नियम है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वह मोमेंटम पर ही आधारित है। इसलिए मोमेंटम के बारे में थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। लेकिन जो मार्कर था, चलिए ब्लैक ले लेते हैं अभी। सही चल रहा है, सही है। नीचे गिर गया, नीचे गिर गया, मिल गया भाई, मिल गया। सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका द्रव्यमान m है, मान लीजिए एक का द्रव्यमान m1 है, एक का द्रव्यमान, दो वस्तु हैं, इसका द्रव्यमान अधिक है और इसका द्रव्यमान m2 कम है, एक m1 द्रव्यमान की, एक m2 द्रव्यमान की है, और गतिशील हैं। क्या है? गतिशील हैं। इसको हमें फोर्स लगा के रोकना है और इसको भी फोर्स लगा के रोकना है। इफ m1 इज ग्रेटर देन m2, तो हमें इस पर अधिक फोर्स लगाकर रोकने की आवश्यकता होगी। यदि इन दोनों के द्रव्यमान सेम है, m1 बराबर m2, लेकिन वेग भिन्न भिन्न है, v1 इज ग्रेटर देन v2, तो जिस वस्तु का वेग अधिक है उसे हमें रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। तो कहने का मतलब यह है कि जो फोर्स अप्लाइड है वो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है, और द्रव्यमान और वेग का ये जो गुणनफल है यही संवेग कहलाता है, P = mv। संवेग का जो मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बल के जो मात्रक आए थे वो तीन मात्रक थे। बल का मात्रक होता है एक तो न्यूटन, एक मात्रक होता है डायन, एमकेएस पद्धति में होता है न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डायन होता है बल का मात्रक, एक मात्रक बल का होता है किलोग्राम भार। एक न्यूटन, 1 न्यूटन इजिकल टू होता है 10⁵ डायन। प्रीवियस वीडियोज हैं हमारे, उसमें इसको प्रूव भी किया गया है। और कार्य का मात्रक जो एमकेएस पद्धति में जूल होता है और सीजीएस पद्धति में अर्ग होता है, उनमें भी रिलेशन जो है एस्टेब्लिश किया गया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। 1 किलोग्राम भार, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है, इसे न्यूटन में बदलते हैं तो 1 × 9.8, यानी जो पृथ्वी का ग्रेविटेशनल जो एक्सीलरेशन है उसका गुणा कर देते हैं तो ये न्यूटन में चेंज हो जाता है। तो हमें जब संवेग का मात्रक निकालना होगा तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड आया है, तो किलोग्राम मीटर बटे सेकंड, इसमें ऊपर नीचे यदि हम सेकंड का गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटे सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड का स्क्वायर, और ये सेकंड इंटू सेकंड। तो बल का जो मात्रक है F = ma से, F = ma से किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या लिया गया है? न्यूटन लिया गया है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? न्यूटन और सेकंड, ये संवेग का मात्रक होता है। तो गति का जो द्वितीय नियम है वो संवेग से आरंभ होता है, इसलिए थोड़ा सा हमने संवेग को समझा है। अब गति का जो द्वितीय नियम है उसको बताते हैं क्या है। माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u वेग से गतिशील है, उस पर F बल आरोपित किया जाता है, F बल आरोपित किया जाता है, जिसके कारण t समय में उसका वेग v हो जाता है। यानी ये इनिशियल वेलोसिटी u थी और F फोर्स जब F अप्लाई किया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। उसका द्रव्यमान वस्तु का m था, तो उसके जो द्रव्यमान है उसमें तो कोई परिवर्तन होना नहीं है,
तो यहां से हम निकाल लेते हैं प्रारंभिक संवेग वस्तु का क्या होगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग है, तो द्रव्यमान m है और प्रारंभिक जो वेलोसिटी है वो u है, और अंतिम संवेग द्रव्यमान गुणा अंतिम वेग v हो जाता है v। तो संवेग में परिवर्तन अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग को घटाकर निकाल लेंगे ये। अब यहां से बल F इक्वल टू होता है ma, F इक्वल टू m। अब ये क्या है, त्वरण है, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समयांतर। तो वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है, a बराबर इनिशियल वेलोसिटी u थी और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है v, तो वेग में जो चेंजेज होगा v माइनस यू, और कितने समय में, t में। तो एक ही जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ, v माइनस यू बटे टी। तो F इक्वल टू m का मल्टीप्लाई कर देंगे तो mv माइनस एम यू बटे टी। mv माइनस एम यू क्या है यहाँ पे, ये चेंज इन मोमेंटम। तो F इक्वल टू क्या हो गया, संवेग में परिवर्तन, या डेल्टा पी लिख देते हैं इसको, संवेग में परिवर्तन, पी को संवेग लिखा जा रहा है, तो डेल्टा पी संवेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर F डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा पी। F डेल्टा टी को आवेग कहा जाता है, इम्पल्स आवेग। आवेग का वही मात्रक होता है जो संवेग का मात्रक होता है, यानी किसी बल का आवेग उसके संवेग परिवर्तन के बराबर होता है। या फिर ये कह सकते हैं, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है गति का, किसी वस्तु पर आरोपित बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन के गति का द्वितीय नियम है, गति का द्वितीय नियम हो जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल दे देते हैं। जब भी कोई वस्तु, आवेग का एक एग्जाम्पल ये हो सकता है, जब कोई क्रिकेट खिलाड़ी क्रिकेट बैटिंग कर रहा होता है, उस समय उसकी तरफ आने वाली बॉल को जब वो पुश करता है, अपना स्ट्रोक जब भी खेलता है वो, तो बहुत कम समय के लिए वो बॉल बल्ले के संपर्क में आती है डेल्टा टी समय अंतराल के लिए, और बल्ले के द्वारा फोर्स जो अप्लाई किया जाता है, एफ फोर्स अप्लाई किया जाता है, तो वह फोर्स और उस समयांतराल का जो गुणा है वो आवेग कहलाता है, और वह उस बॉल के संवेग में जो परिवर्तन हुआ उसके बराबर होता है। जब कोई खिलाड़ी किसी गेंद को कैच कर रहा होता है, तो उसमें झटके से जैसे बॉल उसके हाथों में आने वाली होती है, तो अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। उसका कारण क्या है, ये एफ इजिकल टू है एम बी माइनस एम यू, यानी डेल्टा पी, संवेग में परिवर्तन बटे समयांतर डेल्टा टी। डेल्टा टी जैसे बॉल उसके हाथ में आती है और हाथों को यदि वो स्थिर रखता है, तो स्टार्टिंग में बॉल यू वेग से आ रही थी, हाथों से टकराकर तुरंत उसका वेग जीरो हो जाएगा, तो एम बी जो अंतिम संवेग है उसका जीरो हो जाएगा, और बहुत ही कम समय मिलेगा इस वेग को यू से, और प्रारंभिक वेग से जीरो होने के लिए बहुत ही कम समय मिलेगा, यानी एम यू बटे टी, और टी बहुत ही छोटा होगा, तो ये जो फ्रैक्शन है इसकी वैल्यू बहुत अधिक हो जाएगी। ये किसके बराबर है, बल के बराबर, यानी बॉल के द्वारा जो हाथों पर बल आरोपित होगा बहुत अधिक हो जाएगा, जिससे कि हाथों को चोट भी लग सकती है। अब खिलाड़ी क्या करता है, आने वाली बॉल को पीछे की ओर खींचता है, अपने हाथों को, जब हाथों में बॉल आती है तो पीछे की ओर खींचता है, तो ये जो समय है यह इंक्रीज हो जाता है। समय इंक्रीज होने से एम यू बटे टी, यानी ये फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जब बढ़ेगा तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, यानी एफ का मान कम हो जाएगा। एफ का मान कम होने से बॉल जो हमारे हाथों पर बल आरोपित कर रही है वो बल काफी कम हो जाएगा, जिससे कि हमारे हाथों पर जो भी खिलाड़ी है कैच कर रहा है उसके हाथों पर जो बल आरोपित करेगी बॉल, वह कम हो जाएगा, जिससे कि हाथों पर चोट नहीं लगती है। अब इसके बाद गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, एक्शन एंड रिएक्शन का लॉ है ये। एक्शन एंड रिएक्शन, एक्शन एंड क्रिया एंड प्रतिक्रिया। क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है ये, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर कोई बल आरोपित करती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर एक बल आरोपित करती है। पहली वस्तु जो दूसरी वस्तु पर बल आरोपित कर रही है उसे क्रियाबल कहते हैं, और दूसरी वस्तु जो पहली वस्तु पर बल आरोपित कर रही है उसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यह क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों आपस में बराबर होते हैं, विपरीत होते हैं, और एक ही समय पर आरोपित होते हैं, और भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। तो क्रिया प्रतिक्रिया बल क्या होते हैं, नंबर एक बराबर होते हैं,
नंबर 2 विपरीत होते हैं। नंबर 3 भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित होते हैं। नंबर 4 एक ही समय पर कोई भी टाइम लैगिंग इनके बीच में नहीं होती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों एक ही वस्तु पर आरोपित हों। चलिए एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं इसको। एक टेबल है यहाँ पर और एक वस्तु एम द्रव्यमान की यहाँ रखी हुई है। ये हम जानते हैं कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक बल से अपनी ओर खींचती है। वह बल उस वस्तु के द्रव्यमान और पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है, यानी mg के बराबर होता है। तो पृथ्वी इस वस्तु को अपनी ओर F1 बल से मान लीजिए खींच रही है। क्योंकि यह वस्तु टेबल पर स्थिर रखी हुई है, यह टेबल इस पर एक प्रतिक्रिया बल F2 ऊपर की ओर लगा रही है। यहां से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बल इसी m द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित हो रहे हैं, जबकि ऐसा अभी जो क्रिया प्रतिक्रिया जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन बताया है एक्शन रिएक्शन वाला, उसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि क्रिया प्रतिक्रिया बल भिन्न भिन्न वस्तुओं पर आरोपित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको ऐसा आभास हो सकता है कि एक ही वस्तु पर आरोपित हो रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। अब इसको देखिए दूसरे तरीके से बना देते हैं। ये पृथ्वी है और ये m द्रव्यमान का वो पिंड है, ये वस्तु है। इसे पृथ्वी इस पर क्रिया बल F1 अपनी ओर खींचेगी, नीचे की ओर लगाएगी, जबकि यह वस्तु इस पृथ्वी पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगाएगी F1 डैश, जो कि दोनों बराबर हैं, विपरीत हैं, अलग अलग लग रहे हैं। ये जो पिंड है पृथ्वी पर बल लगा रहा है और पृथ्वी इस पर बल लगा रही है। पृथ्वी के द्वारा इस पर बल लगाया जाने वाला बल क्रिया बल है और इसके द्वारा पृथ्वी पर लगाया जाने वाला प्रतिक्रिया बल है। यहाँ थर्ड लॉ ऑफ मोशन प्रदर्शित हो रहा है। अब हम टेबल की यदि बात करते हैं तो, क्योंकि वस्तु किस पर रखी है, टेबल पर, यह वस्तु अपने भार के बराबर mg जो बल है वह नीचे की ओर लगा रही है। मान लो कितना बल था, ये F2 था ऊपर की ओर, F2 डैश, और यह टेबल इस वस्तु पर F2 बल ऊपर की ओर लगा रही है। यानी यह जो m द्रव्यमान की जो वस्तु है, जो पिंड है, इस टेबल पर जो टेबल पर क्रिया बल लगा रही है। किस पर क्रिया बल लगा रही है? टेबल पर। और टेबल इस वस्तु पर प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर लगा रही है। दोनों बल बराबर हैं, विपरीत हैं, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे हुए हैं और कोई भी टाइम लैगिंग क्रिया प्रतिक्रिया बल के बीच में नहीं होती है। बहुत सारे इसके उदाहरण आप देख सकते हो अपनी डेली लाइफ में। जब हम पृथ्वी पर चलते हैं तो वही प्रतिक्रिया बल हमें चलने में मदद करता है। जैसे हम पृथ्वी पर चलते हैं तो अपने पैर के द्वारा पृथ्वी पर एक क्रिया बल लगता है, जिसके विपरीत पृथ्वी हमारे पैर पर प्रतिक्रिया बल लगाती है और पैर आगे आ जाता है। इसी तरह से हम पृथ्वी पर चल पाते हैं। मान लीजिए हम यदि पृथ्वी हमारे ऊपर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रही है तो हम क्रिया बल भी पृथ्वी के ऊपर नहीं लगा पाएंगे और उस स्थिति में चलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके लिए रह गया है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? संवेग संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम ये कह रहा है कि दो वस्तुएं या दो से अधिक वस्तुओं का कोई निकाय है और उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है तो उनके संवेग में होने वाला जो परिवर्तन है वो अपरिवर्तित रहता है। यानी संवेग में होने वाला परिवर्तन क्या रहता है? जीरो रहता है। संवेग में परिवर्तन हमने पढ़ा था डेल्टा पी, क्या होता है ये? संवेग में परिवर्तन, चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन क्या था अभी? डेल्टा पी बराबर एफ इंटू डेल्टा टी, और कोई भी बाह्य बल लगाया नहीं जा रहा तो एफ इजिकल टू जीरो। तो संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी इजिकल टू क्या हो जाएगा? एफ की जगह जीरो रखेंगे तो डेल्टा पी इजिकल टू जीरो हो जाता है। संवेग संरक्षण के नियम से हम गति के तृतीय नियम की भी व्याख्या कर सकते हैं। देखिए इस तरह से है, चलिए अभी है जगह, करा देते हैं इसको।
ये दो वस्तुएं हैं ए एंड बी संपर्क में रखी हुई हैं। दो वस्तुएं संपर्क में रखी हुई हैं, इनके ऊपर कोई बाहरी बल नहीं लगाया गया है, तो इसका मतलब है इनका जो संवेग जो परिवर्तन है, इसके संवेग में परिवर्तन होता है मान लीजिए डेल्टा P1, इसके संवेग में परिवर्तन होता है डेल्टा P2। और संवेग संरक्षण का क्या नियम है, जब तक इन पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जा रहा है तो इनके संवेग में परिवर्तन 0 रहेगा। यानी इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा P1 बराबर 0 और इसके संवेग में परिवर्तन डेल्टा P2 बराबर 0। तो डेल्टा P1 प्लस डेल्टा P2 बराबर 0, डेल्टा P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा P2, इस दोनों में T का हमने भाग दे दिया। संवेग में परिवर्तन की दर होता है बल F1 इज इक्वल टू माइनस F2। यानी A के द्वारा B पर जो बल लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में और B के द्वारा A पर जो बल लगाया जाएगा इस डायरेक्शन में, और यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है कि दोनों बल बराबर होते हैं और विपरीत दिशाओं में होते हैं। तो हमने संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर गति का जो तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का, उसकी व्याख्या कर दी। संवेग संरक्षण को एक तरह से और समझा जा सकता है, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, यह u वेग से गतिशील है, u1 वेग से, इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, यह u2 वेग से गतिशील है। और इस स्थिति में जो u1 वेग है u2 से अधिक है, यानी पीछे जो वस्तु आ रही है उसका वेग आगे वाली वस्तु से अधिक है, तो निश्चित रूप से यह वस्तु इसको पकड़ लेगी, m1 द्रव्यमान वाली वस्तु m2 को पकड़ लेगी और कहीं ना कहीं इनमें टक्कर होगी, यहां जाकर इनमें टक्कर हो जाती है m1 m2। तो पीछे वाली जो वस्तु u1 द्रव्यमान से आ रही थी, u1 वेग से आ रही थी जिसका वेग अधिक था, इसको धकेलेगी, जिसके कारण इसका वेग बढ़ जाएगा, m2 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग मान लीजिए v2 हो जाता है और m1 द्रव्यमान वाली वस्तु का वेग v1 हो जाता है। तो संवेग संरक्षण का क्या नाम है, संवेग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, यानी टक्कर से पहले का जो कुल संवेग है टक्कर के बाद के कुल संवेग के बराबर रहेगा। टक्कर से पहले का कुल संवेग क्या है, कुल संवेग, इसका संवेग क्या हो जाएगा m1 u1, इसका संवेग क्या होगा m2 u2। तो कुल संवेग क्या हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू टक्कर के बाद का कुल संवेग क्या हो जाएगा, इसका वेग v1 हो जाता है, इसका v2 हो जाता है, तो इसका संवेग m1 v1, इसका संवेग प्लस m2 v2। ये संवेग संरक्षण का नियम है। स्टूडेंट, आपके जो चैप्टर में 9th क्लास वाले स्टूडेंट के सेकंड चैप्टर का जो बल और गति का जो चैप्टर है वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे अगले किसी वीडियो में आपको एक साथ सारे न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे, जो बुक्स में दे रखे हैं और बाहर से भी कुछ न्यूमेरिकल्स उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। तब तक के लिए ये इस चैप्टर से रिलेटेड सारे जो कॉन्सेप्ट हैं आपके क्लियर होने चाहिए, आप एक फेयर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मिलते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।